हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि आज मनाया जा रहा है और आज की तारीख है 28 फरवरी। हमारे यहाँ 27 फरवरी ही हुआ है, हम अभी कनाडा में हैं। 10:30 घंटा का डिफरेंस है। 28 फरवरी को ही नेशनल साइंस डे क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे जो इमेज आपको दिख रहा है वो हैं सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। उनकी कौन सी उपलब्धि है जिसके कारण यह दिवस मनाते हैं और कब से यह मना रहे हैं, फिर साइंस का जनजीवन के विकास में क्या योगदान हो सकता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो हम बने रहिए इस वीडियो में और चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं वो हैं सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। जी हाँ, इन्हीं के जो एक खास उपलब्धि है जिसको रमन इफेक्ट बोलते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग मनाते हैं 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। आगे चर्चा करेंगे रमन इफेक्ट के बारे में, लाइट का कौन कौन सा इफेक्ट होता है उस सब चीज़ की चर्चा करते हैं। पहले इनकी चर्चा करते हैं जन्म स्थल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के जन्म स्थल से। इनका जो जन्म हुआ था भारत के तमिलनाडु में, एक जगह का नाम है तिरुचिरापल्ली। तमिलनाडु के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है फैक्ट के तौर पर, और ऐसे भी घूमने फिरने के लिए भी कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसको ध्यान में रखिएगा तो वहाँ पे जा सकते हैं। तमिलनाडु की जो बात करते हैं तो निचला भाग में पड़ता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये है पूरा तमिलनाडु, ये जो है पूरा तमिलनाडु है। और ये जो देख रहे हैं वो चेन्नई है। इसकी राजधानी पहले मद्रास थी, अब उसका नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया है। और ये जो देख रहे हैं ना, ये बंगाल की खाड़ी है और ये जो नीचे वाला हिस्सा है हिंद महासागर है। तो चेन्नई जो है समुद्र के किनारे है। चेन्नई के जस्ट बगल में, यहाँ पे चेन्नई के जस्ट बगल में एक जगह का नाम है आबादी। आबादी में जनरली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। ये आबादी में ही जो तोप, टैंक, गोला बारूद, ये सब का जो निर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहाँ पे इसका केंद्र बिंदु है। जबकि चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। ये थोड़े थोड़े फैक्ट हैं। जब हम इनके जन्मस्थल तमिलनाडु के बारे में जानने की कोशिश कर ही रहे हैं तो क्यों ना सारी चीज़ को कवर कर लिया जाए। बस 2-3 मिनट में हम लोग जितने सारे फैक्ट हैं उसको कवर करते चलेंगे, जो कि छोटे मोटे जितने सारे एग्ज़ाम हैं, और एग्ज़ाम न भी हो तो एक जो राष्ट्रीयता के नाते भारत के बारे में जानने के लिए जो उत्सुक है, हर एक नागरिक को भारत के बारे में जानना चाहिए। अभी हम लोग बात कर रहे हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में। तो यहाँ पे हुआ चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। चेन्नई के जस्ट बगलवा में है आबादी, उस जगहवा में होता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग होता है, गोला बारूद यहाँ पे होता है। उसके जस्ट यहाँ पे आइएगा तो एक जगह का नाम है जो बहुत फेमस है, ऊटी पर्यटन स्थल है। वहाँ पे पहाड़ उहाड़ है, देखने लायक है, बहुत अच्छा। जब मन होगा तो जाइएगा, देख लीजिएगा, ऊटी जगह है। इसके अलावा ऊटी के जस्ट नीचे आइएगा तो कोयम्बटूर है। इसको दक्षिण भारत की राजधानी बोलते हैं और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी बोलते हैं। मैनचेस्टर का मतलब होता है कि जहाँ इंग्लैंड में एक बहुत ही फेमस जगह है जो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि सूती वस्त्र बनाना बहुत ही आसान है उस जगह में। तो जैसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हो गया कोयम्बटूर, उत्तर भारत में कानपुर, पूर्वी भारत में हो गया आपका मुर्शिदाबाद, और पश्चिमी भारत में हो गया गुजरात के एक जगह का नाम है अहमदाबाद, और एशिया का मैनचेस्टर बोलते हैं शंघाई को। तो ये जो जगह है ये कोयम्बटूर है। कोयम्बटूर दक्षिण भारत की राजधानी भी बोलते हैं। और उसके आगे जो नीचे, थोड़ा सा नीचे जाइएगा तो मदुरै है, वही मीनाक्षी मंदिर है। जनरली बहुत ही जो शिल्प कला है, मतलब पत्थर पर जो उरेखी हुई कलाएं हैं, मूर्तियों पर उरेखी हुई कलाएं हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पे मदुरई मीनाक्षी मंदिर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे तो तिरुचिरापल्ली है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। वो वहाँ पे NIT त्रिची है, और यहाँ पे एक बहुत पुराना बांध है, एनीकट ग्रांड बांध है। एनीकट ग्रांड बांध है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है। इसके अलावा यहाँ पे है सलेम। सलेम ऐसी जगह है जहाँ पे इस्पात का कारखाना है, इस्पात उद्योग है, तो वहाँ पे भी याद रखिएगा। सलेम मतलब कि जनरली बहुत सारा एग्जाम में पूछा जा भी चुका है कि सलेम तमिलनाडु राज्य में पड़ता है और किस लिए प्रसिद्ध है, तो इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। निचला जो बात करते हैं वो कन्याकुमारी है। यह मुख्य भूमि का दक्षिणतम हिस्सा है, मतलब सबसे निचला हिस्सा है मुख्य भूमि का। यहाँ पे ही इधर से आ गया अरब सागर और इधर से आ गया बंगाल की खाड़ी, नीचे से हिंद महासागर, इस सब मिलता है।
हम बात कर रहे हैं ई जगहिया के बारे में। ई जगहिया जो है भारत को श्रीलंका से जोड़ता है। ई आदम ब्रिज है, यहीं से जो राम जी और हनुमान जी थे वो मिल करके गए थे लंका सीता मैया को ढूंढने, और गए थे लंका और वहाँ पे डंका बजा करके सबको शांत करके चले आए। तो ये जो जगहिया है यहाँ पर है रामेश्वरम, यहीं APJ अब्दुल कलाम का जन्म स्थल है। और वहीं पे आपको मिलेगा एक जगह का नाम है धनुषकोडी। धनुषकोडी में होता क्या है कि जब आपका पानी वाला जहाज कोई काम के न रहता है तो उसको धुरमुच करके कुछ करके, जैसे कैसे होता है कबाड़ खाना, उसको पूरा मसल करके फिर से उसका जो मटेरियल है बाहर निकाल लिया जाता है। तो तोड़ने फोड़ने का काम यहाँ पे होता है। धनुषकोडी में रामेश्वरम एक जगह है, बहुत ही बढ़िया जगह है। स्वामी विवेकानंद भी यहाँ पे गए थे, अपना लास्ट फेज में वहाँ पे ये कर रहे थे, प्राणायाम योगा करते हुए अपना लास्ट टाइम बिताए थे। और APJ अब्दुल कलाम का तो ये जन्म स्थल है ही। इसके अलावा एक जो निचला वाला भाग देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, और ऊपर वाला में जल संधि है जिसका नाम है पाक जल संधि, और ये जो पुलवा है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है उसका नाम है आदम ब्रिज। कन्याकुमारी के बारे में बता ही दिए। यहाँ पर कन्याकुमारी के जस्ट पास में एक जगह है जिसका नाम है तुतीकोरिन। ये जो बंदरगाह है, बंदरगाह मतलब जैसे आप ट्रेन में जाते हैं तो प्लेटफॉर्म होता है, एरोप्लेन में जाते हैं तो एयरपोर्ट होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे एक जगह जिसका नाम बंदरगाह होता है वो जगह होता है जहाँ पे पानी वाला जहाज रुकती है, उसका प्लेटफॉर्मा को बोलते हैं बंदरगाह। तो तुतीकोरिन सबसे कम गहरा बंदरगाह है। और जब पहाड़ की बात करते हैं तो यहाँ पहाड़ों से भरा पड़ा है, जैसे कि सबसे निचला भाग में आपको मिल जाएगा कार्डेमम की पहाड़ी, वहाँ इलायची को अंग्रेजी में बोलते हैं कार्डेमम, तो इलायची मिलता है। ठीक ऊपर में मिल जाएगा यहाँ पे आपको अन्नामलाई की पहाड़ी मिल जाएगा, फिर यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी मिल जाएगा, फिर यहाँ पे पालनी की पहाड़ी मिल जाएगा, फिर यहाँ के सेबराई की पहाड़ी मिल जाएगा। कुछ नहीं याद करने का, आप ऐसा याद रख सकते हैं कि इलायची वगैरह आप खोवा वगैरह जब बनाते हैं तो उसमें दूध कुछ पानी भी देते हैं। सवाई वगैरह जब बनाते हैं खोवादार टाइप का और मलाई टाइप का तो उसमें इलायची वगैरह देकर यूज करते हैं। तो देखिए सबसे नीचे में जो क्या है कार्डेमम, मतलब यहाँ से इलायची ले लिए कार्डेमम। इलायची के बाद आप करना क्या है, तो इलायची के बाद उसको मलाई टाइप के बनाना है तो अन्नामलाई की पहाड़ी हो गया। फिर इसमें थोड़ा बहुत पानी डालिएगा तो नीलगिरी, पनिया जो नीला कलर के होता है तो नीलगिरी की पहाड़ी हो गया। और क्या बना रहे हैं तो मलाई टाइप के सवाई जो है ना उसको पूरा बढ़िया बना रहे हैं तो सेवराई की पहाड़ी हो गया। और तेलुगु में दूध को पालू बोलते हैं तो पालनी की पहाड़ियाँ होती है, यहाँ पे पालनी की पहाड़ी भी याद रख सकते हैं। तो पहाड़ के तौर पर, घूमने के तौर पर ये बहुत ही समृद्ध स्थल है। तो ये वही जगह है जहाँ से सर चंद्रशेखर वेंकट रमन आए थे। तो ये रहा तमिलनाडु की एक झलक। अब इनका जो जन्म हुआ था 7 नवंबर 1888 को हुआ था, और जगहवा तो देख ही लिए तमिलनाडु में हुआ था। हिंदी और भोजपुरी में एगो कहावत है, होनहार बिरबान के होत चिकने बात। और बचपने से उसका एक्टिविटी से पता लग जाता है कि बड़ा होके बहुत बड़ा आदमी बनेगा, महान आदमी बनेगा। तो ये बचपने से क्या थे ना, होशियार थे। अब कितना लोग ये देख रहा होगा तो लग रहा होगा कि इनका हाथवा में मोबाइल है। ना रे बउआ, इतना मोबाइल है। और कितना जो बड़ी समझदार होगा वो सोच रहा हो कि टैबलेट है, बड़का चुके हैं। ना रे बउआ, ना मोबाइल है ना टैबलेट है, ये तो है पत्रिका, पुस्तक वाला, ये पढ़ रहे हैं। तो यही है चंद्रशेखर वेंकट रमन, CV रमन इनको बोलते हैं। तो कहे के मतलब हुआ कि होनहार बीरवान के होत चिकने पात, इन पर पूरी तरह से लागू होता है। बचपने से ये होशियार थे। इनकी एक्टिविटी साइंस में बचपन से ही थी, और 11 साल की उम्र में मैट्रिकुलेशन की परीक्षा इन्होंने पास कर ली। और ये जो कॉलेजवा है बाद में यहाँ से बैचलर की डिग्री प्राप्त कर ली। और कॉलेजवा जो है मद्रास, अब चेन्नई जो समुंदरवा के बगलवा में था वो देखेबे किए थे, वहाँ मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से इन्होंने बैचलर की डिग्री ली, और बाद में वहीं से इन्होंने मास्टर की भी डिग्री ले ली। अब इतना मतलब कि इनके काम से, इनका जो काम था उसमें इतना खुश थे। ये देख रहे हैं इमेज में, चाचा जी कितना खुश हैं। अच्छा काम कीजिएगा, मन लगा के कीजिएगा, खुशी से कीजिएगा तो ऐसे ही आप चमकते रहिएगा। आई देखिए ये भी चमक रहा है, सब लोग चमक रहे हैं। काहे कि ऐसा अगर मास्टर किसी को मिल जाए तो क्या कहना है, वो बोलते हैं ना कि सोना पे सुहागा है। तो ये अपना काम से खुश हैं, इसलिए इस सब लोग खुश हैं। और ज़बरदस्ती कोई काम कीजिएगा ना तो मुंह पे 12 बजेगा।
तो उससे बचिएगा। प्रयास कीजिएगा कि जो काम भी करें खुशी से करें, मन से करें, लगन से करें। तो बात कर रहे थे मास्टर की डिग्री के दौरान ही 18 साल की उम्र में इनकी जो शोध पेपर था, इनके प्रोफेसर ने सलाह दिया कि आप जा कर करके अपनी जो शोध पेपर है, रिसर्च पेपर है, उसको सबमिट कीजिए। लंदन की एक पत्रिका होती थी जिसका नाम था फिलोसफिकल, वो पत्रिका में तुम जाके सबमिट करो। तो 18 साल के उम्र में ही इनकी पहली जो रिसर्च पेपर फिलोसफिकल, जो लंदन की एक पत्रिका थी, उसमें प्रकाशित किया गया था और तब से ये थोड़े बहुत जाने माने लगे। बाद में फिनेंशियल कंडीशन ख़राब होने की वजह से इन्होंने अकाउंटेंट की भी नौकरी की है, लेकिन मन हुआ न लग रहा था, मन तो इनका था रिसर्चवा में। तो वहाँ कलकत्ता में ही ये अकाउंटेंट के पद पर थे ब्रिटिश सरकार के अंदर, और वहीं पे इनको मिल गए एक प्रोफेसर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के। तो बाद में ये ज्वाइन कर लिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में। अब 1917 की बात अभी बता रहे हैं। 1928 वाला जो घटना है इनके मतलब कि ज़िंदगी को परिवर्तित कर देता है। 28 फरवरी 1928 को इन्होंने लाइट के एक इफ़ेक्ट का खोज की है जिसको बोलते हैं रमन इफ़ेक्ट, उसको भी समझेंगे, और उसी के कारण इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। 28 फरवरी 1928 को जब इन्होंने रमन इफ़ेक्ट का खोज किए, ठीक 2 साल बाद 1930 में इनको मिला नोबेल प्राइज़। लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। देख रहे हैं ना, ये है रविंद्रनाथ टैगोर, बंगाल के थे। लिटरेचर में इनको मिला था, साइंस में इनको दिया गया था। सो भारत के प्रथम साइंस में पाने वाले जो नोबेल विजेता हैं उनका नाम है सीवी रमन। और इसी को ध्यान में रखते हुए, चूँकि रमन इफ़ेक्ट के कारण दिया गया था और रमन इफ़ेक्ट हुआ था 28 फरवरी 1928 को, तो इसी को ध्यान में रखते हुए साइंस को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, लोग साइंस के साथ जुड़े, इसके लिए 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। लेकिन ये 28 फरवरी 1930 या 1928 से नहीं मनाया जा रहा है, ये मनाते हैं 28 फरवरी 1987 से। सो हमारा एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने अनुमोदन किया था 28 फरवरी 1986 को कि हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाना चाहते हैं। और किस उपलब्धि में? तो हमारे जो प्रथम विजेता हैं, नोबेल प्राइज़ जो जीत के आए हैं, उनकी उपलब्धि के तौर पर ये मनाने के लिए उन्होंने अनुमोदन दिए थे केंद्र सरकार को। तो 1 साल बाद हम लोग को अनुमति मिल गया था और तब से 28 फरवरी जो 1987 है तब से मना रहे हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब 1930 वाला ये इमेज है, ये देखिए चाचा को। का चाचा का देख रहे हैं? कपड़वा देख रहे हैं या सोच रहे हैं कि कैसे खोज कर दिया, हम नहीं किए? कोई बात नहीं, आपको भी तो मिल रहा होगा कोई ना कोई नोबेल प्राइज़, तभी तो इस इमेज में है। 1930 की घटना है, आपको पता होगा। 1893 में ऐसे ही कपड़ा पहन करके शिकागो में एगो आदमी थे जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद, और वो भी तहलका मचा के चल गए थे। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम वाले आदमी हैं, जियो और जीने दो, कोई बात नहीं है। अच्छा, चाचा शांत हो गए। इनका देखिए, ये भी तो है उसी देखते हुए, ये देख रहे हैं कि तो ये तो ठीक है, ये भतीजवा जो उनका है ये भी नोबेल प्राइज़ जीत गया, ये कैसे, ये सोच रहे हैं। तो इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जिनमें एक ही घर में चाचा और भतीजा दोनों ने नोबेल प्राइज़ जीते हैं। ये चाचा हैं सीवी रमन और ये भतीजा है उनका सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। अब ये चाचा देख रहे थे रमन इफ़ेक्ट को, उसके कारण इनको नोबेल प्राइज़ मिला। रमन इफ़ेक्ट से ही समझेंगे कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है जिसके कारण आकाश का रंग नीला काहे दिखाई देता है, ये आकाश तक पहुँचे थे, ये तारा तक पहुँच गए, ला 2 कदम आगे। तो ये जो चाचा थे, इनको स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एक फेनोमेनन है, उसके जरिए रमन इफ़ेक्ट इन्होंने जो चर्चा में आया था जिसके कारण इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, इनको मिला है चंद्रशेखर लिमिट की खोज करने के लिए, जिससे पता लगता है कि तारों के जीवन का अंत कैसे होगा। वो बौना तारा बनेगा कि बड़का चुके तारा बनेगा कि ब्लैक होल बनेगा। कहे के मतलब ये है कि चाचा आकाश तक सीमित थे, आई ब्रह्मांड में चले गया हो, तो दोनों एकदम बढ़िया कर दिया। आई जो है ना, यही मिलता है नोबेल प्राइज। ये जो है ना अल्फ्रेड नोबेल हैं। अब समझ में आ गया चाचा, ये दोनों खतरनाक हैं। तो ये इनका जर्नी रहा
1930 वाला, जिसमें इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ऐसे अवार्ड के तौर पर इनको बहुत सारा अवार्ड मिला है। जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो 1947 में इनको मिल गया नेशनल लेक्चरर, राष्ट्रीय व्याख्याता की पदवी इनको मिला था। फिर 1954 में भारत सरकार ने इनको भारत रत्न से सम्मानित किया। फिर 1924 की जब बात करते हैं, जस्ट 4 साल पहले जब खोज किए थे, तो लंदन रॉयल लंदन सोसाइटी के सदस्य बने। फिर जब इन्होंने खोज किए 28 फरवरी 1928 को जब रमन इफेक्ट का, तो 1 साल बाद इनको मिल गया नाइटहुड की उपाधि। और तभी हम इनके नाम के आगे सर बोल रहे थे, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। नाइटहुड का होता है, ब्रिटिश महारानी एक अवार्ड देती है। वो अवार्ड देने से क्या होता है, आप नाम के आगे सर लगा सकते हैं। अब आपके मन में कन्फ्यूज होगा, लेडीज़ को मिलेगा तो क्या लगाएगी, वो तो सर नहीं लगाएगी। तो वो लेडीज वाला लोग लगाती है डेम। क्या लगाती है, डेम, डेम लगाती है। सो जेंट्स लोग के लिए जो ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश अम्पायर बोलते हैं, वो ब्रिटिश महारानी देती है, नाइटहुड बोलते हैं। और उपाधियाँ लगाने के बाद आप नाम के पहले सर लगाइएगा, और लड़की लोग और महिलाएं लोग और जो भी हैं, जो लेडीज़ लोग हैं, वो लगाएंगे डेम। तो ये इनका जर्नी रहा नोबेल प्राइज़ का। अब 1930 में ये बहुत फेमस हो गए थे नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद। तब 1934 में ज्वाइन किए IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में है, उसको ज्वाइन किए। अब ज्वाइन कर लिए, और किस पद पर, डायरेक्टर के पद पर। ऐसा पहली बार हुआ है जब IISc जैसे महान इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर, पहले ब्रिटिश हुआ करते थे, पहली बार इंडियन को बनाया गया था। और तब इस तरह से 2 हीरा का, चलिए देखते हैं उनके बारे में। ये देख रहे हैं, एक है इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई, तहलका मचा रहा है पूरा दुनिया में। भयंकर, मतलब बोला जाता है ना कि सस्ता से सस्ता सैटेलाइट लॉन्च करना है तो वो इंडिया ही प्रोवाइड कर रहा है। बहुत सारा सैटेलाइट बहुत सारा देश का लॉन्च किया गया है, 100, 200, 150 लॉन्च किया गया है। आई हैं होमी जहांगीर भाभा, आई बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो परमाणु ऊर्जा से संबंधित जितना सारा काम होता है, जैसे बम उम बनाना रहता है परमाणु DRDO वाला, उस सब का देख रेख, समझ रहे हैं ना। ये होमी जहांगीर भाभा यही संस्थापक है परमाणु ऊर्जा का। ये दोनों साइंटिस्ट जो अभी देख रहे हैं, इनको लाने का काम किए थे वही डॉक्टर CV रमन, सर CV रमन। तो वो जब IISc के डायरेक्टर बने तो इन दोनों को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया कि आप हमारे साथ काम कीजिए। और काम करने के बाद इंडिया के 2 पिलर, मेन जो पिलर है तरक्की का, जिससे हमको न केवल आंतरिक शक्ति मिलता है, बल्कि बाहर में एक दबदबा बनाने का जो होता है ना, अगर हमको कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, इस तरह की जो बातें होती है, जो हमारे लिए इसरो काम करती है, जो हमारे लिए बार्क काम करती है, वो इसके जो संस्थापक हैं विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा, इसको लाने का काम किए थे यही सर CV रमन। अब बात करते हैं कि किस कारण से उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो अभी हम बताए थे कि रमन इफ़ेक्ट के कारण उनको मिला था नोबेल प्राइज़। अभी रमन इफ़ेक्ट होता क्या है, तो रमन इफ़ेक्ट को समझने के लिए पहले लाइट के कुछ इफ़ेक्ट को समझते हैं। तो लाइट जिस सोर्स से आता है उसको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे, ये CFL है, उससे लाइट आ रहा है, तो ये है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। हिंदी में बोलते हैं चमकदार वस्तु। इससे भी लाइट आ रहा है तो चमकदार वस्तु, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। सन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, लेकिन कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिससे प्रकाश नहीं आती है, प्रकाश का सोर्स नहीं है। जैसे कि हमारा अर्थ प्रकाश का सोर्स नहीं है। हमारा जो मून, जो बोलते हैं सैटेलाइट जो है, एक तो होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट। तो हमारा जो मून है नेचुरल सैटेलाइट है। तो उससे जो यहाँ पे देख रहे हो कि लाइट आ रहा है, वो समझिएगा कि वो कहीं ना कहीं दूसरा लाइट का इफेक्ट हुआ है तब आ रहा है, लेकिन डायरेक्ट मून से लाइट नहीं आता है। इसी देखिए लाइट नहीं आ रहा है इससे। जैसे आप हुए, ऊँट हुआ, बहेड़ा हुआ, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, जानवर, इस सब जो है ना नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट
नहीं निकलती है। सो लाइट का सोर्स ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाता है, हिंदी में चमकदार वस्तु कहलाता है, जैसे कि फ्लोरेसेंट बल्ब, ये जो लाल वाला बल्ब है वो सिंपल बल्ब, और ये सन है वो प्लानेट और सैटेलाइट, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या किसी भी प्रकार का हो जिससे लाइट नहीं निकल रहा है, सी हो, चेयर हो, टेबल हो, वो सब कहलाता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से लाइट का कुछ बेसिक पॉइंट आप जान गए होंगे कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे। ये बउआ को देख रहे हैं, बड़ी खुश है अपना चेहरा देख करके। तो मिरर में जो इमेज आता है वो लाइट के रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल, इसको समझते हैं ऐसे। अब चलिए हम भी पेन और पेपर निकाल लेते हैं। तो इसको समझने के लिए जस्ट यहाँ पे लाइट का एक सोर्स है, ठीक है, कुछ भी सोर्स हो सकता है, मान लिया कि कोई सोर्स है, और यहाँ पे मान लिया कि हम हैं, ये है इमेज हमारा, ये मिरर है। तो लाइट यहाँ से पड़ा हमारे ऊपर और ये गया इस पे, तो इमेज बन गया। अब ये जो मिरर है इसको रिफ्लेक्ट किया, तो फिर हमारा आई पर पड़ा। ये जो हमारा आई है वो जो इमेजवा बना उसको देख लिया, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब कि रिफ्लेक्शन एक प्रोसेस है, लाइट के इफेक्ट का एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप मिरर में इमेज दिखते हैं। दूसरा लाइट का इफेक्ट है, उसका नाम है रिफ्रैक्शन। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से गया है, ये देखिए लग रहा है कि टूट गया है, ये टूटा नहीं है, दो गो नहीं है, एक गो है। लाइट के इस इफेक्ट को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे कि दो गो मीडियम है, लाइट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे डिनोट कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक मीडियम है हवा, और यहाँ से यहाँ तक एक मीडियम है, ये जल है। अब देखिए लाइट का जो स्पीड है हवा में ज़्यादा होता है और जल में कम होता है, तो स्पीड में डिफरेंस की वजह से इसका झुकाव होता है। अब अविलंब नॉर्मल के तरफ जाएगा या नॉर्मल से दूर जाएगा। अब इसको ऐसे समझते हैं, मान लिया कि एक एक्सिस है, ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है, तो या तो ऐसे होगा या दूसरा प्रोसेस में है ऐसे है, ऐसे जाएगा, या तीसरा प्रोसेस ऐसा भी हो सकता है कि गया और पूरा रिफ्लेक्ट कर दिया। ये तीनों लाइट का इफेक्ट है। अब एंगल के ऊपर है डिपेंड और माध्यम के ऊपर डिपेंड है। तो लाइट जो है ऐसा भी चांस हो सकता है कि लाइट ट्रैवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। अगर पहला वाला मीडियम हल्का है जैसे हवा हुआ और दूसरा वाला मीडियम भारी है जल हुआ, मतलब लाइट के स्पीड पहला वाला मीडियम में ज़्यादा और दूसरा वाला में कम है, तो वो नॉर्मल के तरफ मुड़ जाएगा। यहाँ पे इस घटना को दर्शाएगा। अगर लाइट का स्पीड कम है यहाँ पे और यहीं पे ज़्यादा, नीचे जब दूसरा मीडियम में गया तो ज़्यादा हो गया, तो ये इस वाला फेनोमेनन को दर्शाएगा। और कुछ खास एंगल से यदि लाइट पड़ रहा है तो टोटल रिफ्लेक्ट कर देगा और उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे होता क्या है, जस्ट देखते हैं कि ऐसा काहे टूटा हुआ काहे दिखाई दे रहा है। तो इसका कारण यह है कि सबसे पहले जो लाइट था ऐसे गया, ऐसे दिखना चाहिए था, लेकिन अब समझिए कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, हवा से जल में, यानी कि एक माध्यम से दूसरा माध्यम में लाइट का स्पीड चेंज हो रहा है। तो जैसे ही जलवा मिलेगा तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक, ऐसे होगा तो जहाँ जहाँ लाइटवा पड़ेगा वहीं से रिफ्लेक्ट होकर दिखाई देगा ना। इसलिए दिख रहा होगा कि पेंसिलवा जो है या ये ऑब्जेक्ट है वो दूगो है, दूगो ना है रे बउआ, वो एक गो ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्टवा दूगो दिखाई दे रहा है। लाइट के एक इफेक्ट है जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। अब तीसरा जो समझते हैं, लाइट का एक बहुत ही बढ़िया, उसको बोलते हैं खूबसूरत, खूब सुंदर नहीं, खूबसूरत इमेज जो बन रहा है दिखाई दे रहा है वो रेनबो का है। ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो लाइट है वो ड्रॉप्स पे पड़ता है, वाटर ड्रॉप्स पे पड़ता है, और क्या होता है कि वाटर ड्रॉप्स प्रिज्म के जैसा काम करता है। अब पहले इसको मिटाते हैं, पहले समझते हैं रेनबो के बारे में। ये जो घटनाएं जो देख रहे हैं, जैसे ई वाला जो घटना देख रहे हैं, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ऐसा हो रहा है।
ये जो घटना देख रहे हैं वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण हो रहा है, और ये जो घटना देख रहे हैं वो डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण होता है। अब ये दोनों तो समझ में आया होगा कि काहे ये टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। चूँकि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसका स्पीड में डिफरेंस होने की वजह से उसका पाथ चेंज होता है। पाथ या तो नज़दीक होगा अभिलंब के, नॉर्मल के, या उससे दूर जाएगा। तो या तो ये इधर टूटा हुआ दिखाई देगा या ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। अब हम लोग समझने वाले हैं रेनबो इफेक्ट के बारे में। चलिए देखते हैं। अब सिंपल समझिए कि लाइट जब जा रहा है, अब वो एक प्रिज्म पर पड़ता है तो ये 7 रंग में विभाजित हो जाता है, जिसका नाम है विबग्योर। ये वी से होता है वायलेट कलर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब इसमें जो ये 7 कलर है, इसको प्रूफ करने के लिए कुछ मत कीजिए। अब स्टेशनरी दुकान से एक ले आइए प्रिज्म, सनलाइट को उससे पास कीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए मिरर। आपको दिखाई देगा, या उसका रिफ्लेक्शन जहाँ पे होगा वहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे रिफ्लेक्शन कहीं पे होगा, उसको एकत्रित करके जब देखिएगा पेपर पर या वाइट शीट पर, तो आपको 7 गो कलर का स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। वो स्पेक्ट्रम को बोलते हैं विबग्योर। और किन किन कलर का होगा? इतना कलर का। इससे ज़्यादा भी होगा तो आप देख नहीं पाइएगा, इतना ही रेंज के कलर को आप देख सकते हैं। आदमी का जो आँख है ना, सेंसिटिव है इतने कलर को देखने के लिए। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब बात कर रहे थे रेनबो के बारे में, होता क्या है। इसको भी मिटा लेते हैं, हमको चाहिए स्पेस। सो समझ जाइए कि ये लाइट का कोई सोर्स है, ठीक। यहाँ से लाइट आ रहा है, ठीक। आई पड़ रहा है पानी के एक ड्रॉप, ऐसा बना रहा है पानी के एक ड्रॉप पर। तो लाइटवा जब पड़ता है ना, तब पनिया के जो ड्रॉप है वो काम करता है प्रिज्म के जैसा। कैसा काम करता है? प्रिज्म के जैसा। यानी कि ये जो है 7 रंग में विभाजित कर देगा, ऐसे करके। अब ये 7 रंग, एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब इस पे पड़ेगा, टोटल रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी कि सब 7 रंग रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे या ऐसे, ऐसे करके, तब बनेगा रेनबो। यानी कि रेनबो देखने के लिए ज़्यादातर आपको बरसात के मौसम में, लेकिन हर समय ना, जब एक खास एंगल के साथ लाइट टकराएगा तभी रेनबो बनता है। वो खास एंगलवा के नाम है क्रिटिकल एंगल। उसमें होता क्या है कि लाइट जो है वो टोटल जितना उसमें पड़ा, वो टोटल को रिफ्लेक्ट कर देगा। यहाँ पे पानी का जो ड्रॉप है वो मिल जाता है बरसात में भरपूर मात्रा में, इसलिए बरसात में ही आप ज़्यादातर देखेंगे रेनबो। लेकिन हर समय बरसात में नहीं होगा, एक खास टाइम में, किसी को नहीं पता है कि किस एंगल से वो टकराएगा, ताकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। यानी कि लाइट का जो सोर्स है पहले पड़ा पानी के ड्रॉप पर, वो पानी का ड्रॉप प्रिज्म के जैसा काम किया तो बन गया 7 रंग। 7 रंग जब पानी के बूंद से बाहर निकलना चाहेगा तो या तो निकल जाएगा, और निकल जाएगा तब फिर 7 मिल करके वाइट दिखाई देगा, या टोटल रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो दिखाई देगा 7 गो रंगवा, और 7 गो रंगवा जब दिखाई देगा तो उसको बोलते हैं इंद्रधनुष। तो ये हुआ लाइट का कुछ इफेक्ट। अब जो चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है एक बहुत ही खास इफेक्ट, और इसी के कारण हमारे सीवी रमन को मिला था नोबेल प्राइज। उसका नाम है रमन इफेक्ट, और जो कि इन्फ्लुएंस्ड है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट के बिखराव के फिनोमेनन पर। तो उसको समझते हैं। अब देखिए, साइंस को इसीलिए बनाया गया है ताकि आप नेचर में जितनी सारी चीज़ें हो रही है उसको समझ सके, उसका जो एक्सप्लेनेशन, उसकी जो व्याख्या, उसको समझने की जो भरपूर कोशिश मनुष्यों के द्वारा की जाती है, उसको पूर्ति करने के लिए साइंस को बनाया गया है। अब जैसे आकाश के रंग यहाँ पे दिख रहा होगा नीला, ये दिख रहा होगा। यहाँ पे समुंदर के रंग दिख रहा होगा नीला। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सूर्यास्त और सूर्योदय के टाइम में ललछाऊ रंग। अब ये सब जो फिनोमेनन घटनाएं होती है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तब रमन साहब, हम हमेशा बोलते हैं कि आदमी को खूब घूमना चाहिए। अब रमन साहब घूमे के चक्कर में नोबेल प्राइज़ पा लिए। घूम रहे थे, आकाश को देखे और समुंदर के भी देखे, समुंदरवा के देख के सोचे कि नीला रंग होता क्या है। आकाशवा को देख रहे हैं तो नीला रंग होता क्या है।
अब इसी पे शोध किए, शोध करने के बाद पता लगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक फेनोमेनन होता है जिसके कारण इस सब रंगवा, आकाश के रंग नीला होता है, समुद्र के रंग नीला होता है, सनसेट और सनराइज के वक्त में जो आकाश का रंग होता है वो ललछाऊ रेड और ऑरेंज के जैसा होता है। अब इसको समझते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के फेनोमेनन को। आप जहाँ भी रहिए, घूमते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, सब कुछ करते रहिए, मतलब एक बैलेंस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ ही रहे हैं, आपको हर क्षेत्र में, हर मतलब कि तरीका से आपको स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। अभी जो सिनारियो है बदल चुका है, तो जहाँ भी रहिए मतलब बैलेंस्ड लाइफ बनाने की कोशिश कीजिए हर क्षेत्र में, खेलने कूदने, घूमने फिरने, जॉब करने, पढ़ाई करने, पर्सनल प्रोफेशनल सब लाइफ में आप बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। उसमें क्या है ना कि आपको एक अलग टाइप का फील आएगा। अब हम समझते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के फेनोमेनन को। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है कि लाइट में बिखराव आ जाना। लाइट ट्रैवल कर रही है, अब ये मॉलिक्यूल से जब टकराती है तो इसमें क्या होता है कि बिखराव होता है, स्कैटर्ड हो जाता है, छितरा जाता है। अब कैसे, ये देखिए, ये मान लिया कि लाइट का सोर्स है और यहाँ से लाइट चली, ठीक, ये कोई मटेरियल है। अब ई मटेरियल में बहुत सारा एटम है और एटम मिलके बन गया मॉलिक्यूल। अब इस लाइट टकरा रहा है, टकराने के बाद कोई इधर भटक रहा है। ये सिंपल लाइट है, एक अकेला लाइट है और अकेला लाइट यहाँ से टकराया मॉलिक्यूल से और उसका जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट होने की वजह से बिखराव हो गया। अब देखिए यहाँ पे वेवलेंथ को समझते हैं। वेवलेंथ कुछ नहीं, लाइट ऐसा ट्रैवल कर रही है तो यहाँ से देखिए रिपीट हो रहा है ना, ये वाला रिपीट हो रहा है, तो ये जो दूरिया है इसको बोलते हैं वेवलेंथ। और हमारा जो ये बताए थे विबग्योर, इसमें V का जो वेवलेंथ सबसे कम होता है, R का सबसे ज़्यादा होता है, इसका सबसे कम होता है। अब ये सब चीज़ अगर आपको समझ में आ गया होगा तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत ही आसान है। अब समझते हैं ऐसा, आकाश के रंग नीला काहे होता है इसकी चर्चा करते हैं। अब देखिए, लाइट तो आपको पता है 7 रंग से मिलकर बना है, उस 7 रंग का नाम विबग्योर है। वायलेट से स्टार्ट होता है, रेड पर ख़त्म होता है। अब देखिए, ये जब लाइट एयर मॉलिक्यूल से टकराती है, हमारे एटमॉस्फेयर, अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर है, बादल में भी डस्ट है, बहुत सारा पार्टिकल है, उससे जब टकराती है तो उसमें क्या होता है, बिखराव होता है। मॉलिक्यूल से टकराने के बाद उसमें स्कैटरिंग होता है, लाइट छितरा जाता है। अब कौन छितराएगा ज़्यादा? अब आप सोचिए कि एगो है, इसमें देखिए एगो बड़का वेवलेंथ वाला है और एगो है छोटका वाला, तो छितराएगा कौन ज़्यादा? ज़्यादा छितराएगा छोटका वाला। एगो में ऐसा नहीं 10-20 गो सट जाएगा, आ जाएगा, तो कौन ज़्यादा दिखेगा? स्कैटर्ड किया हुआ कौन ज़्यादा दिखेगा? जिसका वेवलेंथ कम होगा। अब देखिए कि सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? वायलेट कलर का होता है, इंडिगो और ब्लू कलर का होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रेड का होता है। तो कौन ज़्यादा छितराएगा, कौन ज़्यादा स्कैटर्ड होगा? तो स्कैटर्ड सबसे ज़्यादा वायलेट होगा, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू होगा। अब देखते हैं, ये सब स्कैटर्ड होने के बाद आपको पता लग गया कि VIB, वायलेट, इंडिगो और ब्लू कलर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्कैटरिंग होगा। तो हमारा जो आँख है वो ब्लू कलर के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव है। इस कारण से जो आकाश का कलर है ब्लू कलर के ज़्यादा स्कैटरिंग होने की वजह से, ज़्यादा तो स्कैटरिंग होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इस सब मतलब कि एक दूसरे से मिलता जुलता कलर है, इसीलिए दिखता है आकाश नीले कलर का। पानी में भी वही, समुंदर का रंग जो है नीला काहे दिखाई दे? पनिया पड़ा, स्कैटरिंग हुआ। स्कैटरिंग हुआ किसका? तो VIB का, मतलब वायलेट, इंडिगो और ब्लू कलर का। और हमारा जो अखिया है ज़्यादा सेंसिटिव है ब्लू कलर का, इसलिए वो दिखाई दिया ब्लू कलर का। अब क्वेश्चन आता है कि जो सनसेट है, सनराइज है, वो ललछाऊ काहे दिखता है? तो इसको समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब सनसेट और सनराइज होता है तो सूर्य हमसे बहुत ज़्यादा दूर रहता है। और अभी हम बताए थे कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है रेड कलर का, उसके बाद ऑरेंज कलर का, और सबसे कम होता है वायलेट का।
यानी कि अगर वो डायरेक्ट पड़ेगा, कम दूरी पर पड़ेगा, तो छितराया हुआ कौन ज़्यादा दिखाई देगा? वायलेट कलर, ब्लू कलर और इंडिगो कलर। इसके कारण आकाश का रंग, समुद्र के रंग नीला दिखाई देता है। अभी आते हैं कि जब सूर्य दूर होगा तो उस समय भी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा वायलेट, इंडिगो, ब्लू का ही होगा, लेकिन दूर की वजह से वो जो है ना उसका इफेक्ट कम दिखाई देता है। और चूंकि लाल रंग का, रेड कलर का, ऑरेंज कलर का जो वेवलेंथ होता है सबसे ज़्यादा होने के साथ साथ इसका इफेक्ट ज़्यादा दिखाई देता है, इसलिए उस समय ऑरेंज प्लस रेड कलर का हमारा सनसेट और सनराइज दिखाई देता है। यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो फेनोमेनन है उसके ज़रिए आप ये पता करने में सक्षम हैं, एक्सप्लेन करने में सक्षम हैं, जिसके ज़रिए आप आकाश का रंग नीला क्यों होता है, समुद्र का रंग नीला क्यों होता है, सनसेट और सनराइज के समय जो ऑरेंज और रेड कलर का आकाश क्यों होता है। ये फेनोमेनन स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है और इसी फेनोमेनन पर आधारित है रमन इफेक्ट। अब रमन इफेक्ट में स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो डिफरेंट मॉलिक्यूल से पास होता है उसको एक मशीन के जरिए डिटेक्ट किया जाता है। उस मशीन का नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी और उसका दैनिक जीवन में बहुत यूज किया जाता है। अब कुछ जो महत्वपूर्ण उपयोग हैं जिससे हम रूबरू परिचित हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे ज़्यादा उपयोग जो रमन इफेक्ट का होता है दवाई के कारखाना में होता है। ये दवाइयाँ देख रहे हैं, ये बड़का चुके हैं, लेकिन इसके अंदर जो काम वाला दवाइयाँ है वो बहुत छोटा चुके होता है। अब उसमें क्या होता है कि पाउडरवा में मिलाया जाता है वो जो असली का जो दवाइया रहता है उसको, जो हमको ठीक करने वाला रहता है। अब जब दो गो मिलेगा तो हो सकता है कि रिएक्शन करके तीसरा बाई प्रोडक्ट भी बनाए, तो उस सब चीज़ के जांच कौन करेगा? तो रमन इफेक्ट जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट फेनोमेनन के आधार पर उन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी का निर्माण किए, एक्सपेरिमेंट हुआ, उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जब मशीन बन गया तो उसके ज़रिए हर एक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पता लग जाएगा कि कितना उसमें डिफेक्ट है। अब वो डिफेक्ट को कैप्चर करने वाला जो मशीन है उसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब ये मापा जाएगा तो उसमें पता लग जाएगा कि दवाइयाँ जो इसमें डाला गया है वो ठीक ठाक से है कि नहीं है, वो डिफेक्टिव पीस तो नहीं है। यानी कि जब हम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि वो डिफेक्टिव है कि करेक्ट है, तो हम रमन जो इफेक्ट जिस पे स्पेक्ट्रोस्कोपी बना है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसीलिए हिरवा जो है ना इसका भी पता लगाया जाता है कि हिरवा तो बाहर से अगर टूटल फूटल रहेगा तो देख लीजिएगा, अब अंदर से ये डिफेक्टिव पीस है कि नहीं उसको भी जानकारी रमन इफेक्ट के द्वारा जो बनाया गया है स्पेक्ट्रोस्कोपी उससे कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया काम सेना करती है। ये देख रहे हैं, ई वाला जो है इसको बोलते हैं, आपको पता होगा, गेस कीजिए, पॉज कीजिए, अन्ना होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि इसको क्या बोलते हैं। रमन इफेक्ट का एक बहुत बड़ा उपयोग जो सेना लोग करती है बॉम्ब को पता लगाने में। अब इसमें क्या होता है कि ये जो मशीनमा देख रहे हैं ये भी एक तरह का स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अब क्या होता है कि इससे रे निकलता है और रे निकलने के बाद इस पे पड़ेगा बम्मा पे, और इसके ये भी तो बना होगा कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल से, एटम से, मॉलिक्यूल से बना होगा, और उसका जो स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसका जो लाइट के बाद जो रिफ्लेक्शन होता है उसका जो पैटर्न है उसको डिटेक्टर, बॉम्ब डिटेक्टर इसको बोलते हैं। तो उससे पता लग जाएगा कि वो इसके अंदर जो विस्फोटक सामग्री है वो है और पता लगाने में कारगर होता है। तो हमारे सेना लोग देखिए कितना काम कर रही है। आप ही लोग की वजह से हम लोग बहुत ही सुख सुविधा और शांति से कोई भी चीज़ इजली कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को हमारे तरफ से चरण स्पर्श और जय हिंद जय भारत। और ये जो है रमन इफेक्ट का कुछ उपयोग जो दैनिक जीवन में, न केवल दैनिक जीवन में बल्कि सेना के क्षेत्र में और बहुत सारा उसका उपयोग है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने लायक है उसको यहाँ पे हमने कैप्चर किया है। सो रमन इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के फिनोमेनन को आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं कि विज्ञान के विकास में जनजीवन का कितना महत्व है। ये जो देख रहे हैं वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हेड। अब देखिए भारत एक बहुत बड़ा देश है और भारत के मुखिया जो हैं वो प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। सो भारत के प्रधानमंत्री अकेले भारत को नहीं चला सकते हैं, तो बहुत सारा डिपार्टमेंट जैसे रेलवे मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, ऐसे बहुत तरह के मंत्रालय हैं जो भारत को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार है।
तो उसमें एक जो मंत्रालय है उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और हर एक मंत्रालय में जो हेड होता है उसको बनाते हैं कैबिनेट मंत्री। मतलब डिपार्टमेंट लेवल का जो हेड होते हैं, जो स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं, उसको बनाते हैं कैबिनेट मंत्री। और उनको सहयोग करने के लिए एक मंत्री होता है जिसको बोलते हैं राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री को सहयोग करने के लिए सेम डिपार्टमेंट में एक मंत्री होता है जिसका नाम है उप मंत्री। अब कभी कभी कैबिनेट मंत्री गायब रहे तो कौन डिसीजन लेगा, तो राज्य मंत्री डिसीजन लेगा। तो पेपर में पढ़ते होंगे ये फलाना राज्य मंत्री प्रभार के रूप में नियुक्त किए गए हैं और उनका डिसीजन अब होगा कैबिनेट के तौर पर। पहले वो डिसीजन नहीं ले सकते थे उस डिपार्टमेंट का, चूँकि डिपार्टमेंट का हेड होता है कैबिनेट मंत्री, वही डिसीजन ले सकते हैं। और बल्कि अपना निर्णय वो सुना सकते हैं, बल्कि आपस में तालमेल तो रहता ही है, ये उनको बताएंगे कि हम ऐसा करने वाले हैं, लेकिन ये निर्णय नहीं ले सकते हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अकेले इतना सारा काम नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने भी अपने अंदर कई सारे मंत्रालय को रखे हैं, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी वाला, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस वाला मतलब इसरो वाला, और जो पेंशन से जुड़ा हुआ मामला है, जन कल्याण से रिलेटेड मामला है, कार्मिक मंत्रालय है। कार्मिक मंत्रालय के मतलब जो ट्रांसफ़र से जुड़ा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी जो ट्रांसफ़र होते हैं उनसे जुड़ा हुआ जो मामला है वो खुद ये अपने पास रखें हैं। लेकिन ये तो देखभाल अपने पास रखे हुए हैं, डिसीजन एक खुद लेंगे, लेकिन इनको बहुत सारा काम होने की वजह से कुछ सहूलियत देने वाला आदमी होना चाहिए। तो राज्य मंत्री के रूप में यही डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। ये सारे मामले में, चाहे वो इसरो का मामला हो, चाहे वो एटॉमिक एनर्जी की मामला हो, पेंशन से जुड़ा हुआ, जन कल्याण से जुड़ा हुआ, इस सब में राज्य मंत्री के रूप में रखे हुए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जबकि ये राज्य मंत्री के तौर पर प्रभार भी हैं, स्वतंत्र प्रभार। जिसे अर्थ साइंस है उसमें ये स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसमें ले सकते हैं, लेकिन एटॉमिक एनर्जी, इसरो और स्पेस से रिलेटेड और पेंशन से जुड़ा हुआ ये सब मामले का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लेते हैं, लेकिन उनको सहयोग करने के लिए ये रखे हुए हैं। ये जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, ये जम्मू कश्मीर, देखिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। उलर लेक जो भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो यहीं पे है, और जम्मू के पास में ही उधमपुर, जिस लोकसभा से ये चुनाव लड़ते हैं उसका नाम है उधमपुर। बहुत ही टैलेंटेड आदमी है, टैलेंटेड नहीं होते तो इतना सारा मंत्रालय का जो राज्य मंत्री है इनको नहीं दिया जाता, और अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे जम्मू कश्मीर, तो बेसिकली इसकी जो राजधानी है वो ठंड के दिन में जम्मू होती है। चूँकि ठंड में ऊपर नहीं जाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही पहाड़ी जगह है, बर्फ़ से ढका हुआ जगह है, तो ठंड के दिन में जम्मू होता है और श्रीनगर होता है गर्मी के दिनों में। तो कहे के मतलब ये हुआ कि विकास, जो विज्ञान से रिलेटेड विकास का जो मंत्रालय है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह उसके स्वतंत्र प्रभार है। अब बात कर रहे थे कि हम ये सब काहे चर्चा कर रहे हैं, राष्ट्र के एक सच्चा नागरिक, एक जो रिस्पॉन्सिबल जो सिटीजन होता है उसका क्या जिम्मेदारी है। तो चूँकि हम विज्ञान से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और अभी मैं कनाडा में हूँ और यहीं पे अभी काम कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम जानते हैं कि आप लोग बहुत बिजी रहते हैं। हाँ, हम समझ रहे हैं, बात कर रहे हैं, देखिए मोदी जी आप ही से बात कर रहे हैं, तो आप बहुत बिजी रहते हैं, हम जानते हैं, और ये भी बहुत बिजी रहते हैं। लेकिन देखिए, आप जो एक्सटर्नल मामला है उसमें भारत का बहुत बढ़िया अभी स्थिति है। आप जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है और ये जो बॉर्डर एरिया है उसको आप बहुत बाखूबी से, अच्छा तरीक़ा से उसको हैंडल कर रहे हैं। उसके लिए आपको सत बहुत ही मतलब कि दिल से आपको बहुत शुक्रिया। लेकिन जो अंदरूनी मामला है, ज़रा सोचिए कि आज लोग बोलता है कि हम भात दाल और सब्जी खाएं तो अमीर आदमी हो गए। 1965-66 में लाल बहादुर शास्त्री जी ला करके और उस समय अन्न धन धान से भारत को परिपूर्ण कर चुके थे। अब देखिए कितना विडम्बना है, कितना महंगाई बढ़ गया है। चलिए वो सब ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप प्राइवेट चीज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, हमको आउटपुट चाहिए, वो अच्छी बात है। आप उसको निगरानी भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है कि हमारा देश प्रगति कर रहा है। लेकिन ये जो टारगेट वाला चीज़ है ना, ये गांव स्तर तक होना चाहिए। ये लागू होना चाहिए विधायक पर भी, ये लागू होना चाहिए सांसद पर भी, और ये लागू होना चाहिए किस पर, मुखिया पर भी। ग्राम पंचायत का जो मुखिया सरपंच होता है, इस सब पर लागू होना चाहिए।
अब देखिए आप लोग तो बिजी आदमी हैं, आपके अंदर जो मंत्रालय है, पीएमओ है, उसमें बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन लकीर के फकीर वाले से कोई काम होने वाला नहीं है। अभी आरआरबी के मामले में जो घटना हुआ था आप देख ही लिए थे, मतलब इतना लाख लोग ट्वीट कर दिया लेकिन उन लोग जो घर से बाहर नहीं निकला, ईगोइस्ट आदमी उसको बोलते हैं, उस सब चीज़ को बाहर निकालिए। अब आप लोग तो बहुत बिजी आदमी हैं, अब बहुत ही आपको काम रहता है, लेकिन हमारा भी तो दायित्व होता है, हम भी तो इसी राष्ट्र के नागरिक हैं और हम उस सक्षम हैं कि कुछ आपको सुझाव दे सकते हैं। अब जितेंद्र जी आप ज़रा मोदी जी को समझाइएगा, हम क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, और अपना जो मंत्रालय है ना उसमें जो ईगोइस्ट पर्सन है, जो पुराने वाले रूढ़िवादी विचारधारा के हैं, उस सबको हटाइए। अब देखिए सुझाव क्या दे रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन जो आप कर रहे हैं वो ठीक है, कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें आउटपुट चाहिए, आउटपुट ऐसा चाहिए जो दिख सके, मतलब कि आपका जो एक टारगेट ओरिएंटेड है। अब देखिए कि ये जो विज्ञान है और टेक्नोलॉजी है और जो इस साल का थीम है कि जो इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एकीकृत दृष्टिकोण ये है। अब देखिए इसका कैसे मैच कर रहा है। अब क्या कीजिएगा कि जैसे हम लोग को सर्टिफिकेशन मिलता है तो एक आप सर्टिफिकेट इंडेक्स तैयार कीजिए, उस सब को मिलेगा, हर एक सांसद को मिलेगा, हर एक विधायक को मिलेगा, हर एक मुखिया को मिलेगा, ग्राम पंचायत सबको मिलेगा। और यही सर्टिफिकेटवा जो है ये अगर उनको मिल रहा है तो उसमें उसका इंडेक्स रहेगा गुड, बैड, वर्स्ट। अगर गुड रहेगा तब जाके वो नेक्स्ट इलेक्शन लड़ेंगे। अब देखिए इंडेक्सवा क्या होगा। अब जरा देखिए कि आप बाहर वाला मंत्रालय जितने सारे हैं, बाहर वाला जो एरिया है, जो बॉर्डर के साथ एरिया है, उस सब को आप बखूबी बहुत बढ़िया से हैंडल कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अंदरूनी जो विकास है, जो गांव के जन जन तक पहुंचना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। वरना कोई लोग बोलता है कि भात दाल आओ सब्जी खा रहे हैं तो हम अमीर हो गए, नहीं बोलता। उस पर कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरा एक सुझाव है और मुझे लगता है कि ये हो सकता है। पहला चीज़ आपको करना क्या है कि जैसे क्राइम इंडेक्स, बहुत तरह का इंडेक्स होता है, क्राइम इंडेक्स हुआ, फिर एजुकेशनल इंडेक्स, एग्रीकल्चर इंडेक्स, खुशहाली इंडेक्स, ऐसा करके आप इंडेक्स बनाइए, कुछ पैरामीटर तय कीजिए। आप पैरामीटर तय करने के बाद उसको ध्यान में रखते हुए गांव तक पहुंचिए। और कुछ नहीं, अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर घर तक पहुंच सकते हैं। जब हर ज़मीन का ब्यौरा ड्रोन ले सकता है तो काहे नहीं हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हर गांव का ब्यौरा ले सकते हैं कि उस गांव में कितना खुशहाली है, उस गांव में क्राइम का इंडेक्स कितना कम हुआ है, कितना बेसी हुआ है, उस गांव में एग्रीकल्चर में कितना प्रगति हुआ है, वो गांव कितना टैक्स देता है, वो गांव कितना ज़्यादा उन्नत है और कितना ज़्यादा बदतर है सफाई के क्षेत्र में। हर तरह के इंडेक्स, आपके पास आदमियों की संख्या कम नहीं है, सुझाव मांगिएगा 1000 2000 नहीं, कई करोड़ लोग दे देंगे। आपके पास इम्प्लीमेंट करने के लिए आईएएस आईपीएस सब बैठे हुए हैं, एक से एक विचारधारा वाला लोग बैठे हुए हैं। बस आपको करना क्या है कि इस सारा इंडेक्स को ले करके एक कैरेक्टर इंडेक्स बनाइए और क्या कर दीजिए, वो गांव तक आपको पहुंचना है तो गांव के हेड मुखिया होता है। और एगो बात बताते हैं, मुखिया जितना होता है ना उसका दलान बड़ा होता है, वो दलानिया में आप मीटिंग रखिएगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी को बना दीजिए। आप वहाँ के विधायक है उससे मुख्यमंत्री निर्णय लेगा या सांसद लेगा, सांसद से मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से आप ले लीजिएगा। तो कहे के मतलब ये हुआ कि बड़का चूँकि दलनिया है तो कोई काम की चीज़ भी तो होना चाहिए। अब उसका मीटिंग जो 5 साल का है, जो चुनाव होता है 5 साल में, वो 5 साल में हर एक साल, जिसे हम लोग के यहाँ सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, तो इन लोग का होगा 2 साल में एग्ज़ाम लीजिए, हर एक साल पर कर दीजिए और जांच कीजिए कि कैरेक्टर इंडेक्स में क्या परिवर्तन हुआ है, उस गांव के एग्रीकल्चर में क्या सुधार हुआ है, गांव के लोग कितना खुशहाल हुआ है, कितना टैक्स दे रहा है, अच्छा से अच्छा पद में वो गांव कहाँ जा रहा है और देश के विकास में वो गांव का क्या स्थान है। इस सब को मिलाकर एक सर्टिफिकेट तैयार कर दीजिए और स्टार्ट कीजिए मुखिया से, चूँकि मुखिया गाँव के सबसे नज़दीक है। अब मुखिया फिर उसका जिम्मेदारी बनेगा, क्योंकि अगर उसको सर्टिफिकेट अगर बैड मिल गया तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। और अगर मन से दिल से चाहे या ना चाहे टारगेट उसको मिल जाएगा
कि अगला चुनाव लड़ने के लिए हमको गुड इंडेक्स चाहिए, तो वो जी जान लगा देगा, क्योंकि यहाँ पे उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वार्थ भी जुड़ा हुआ है। इस स्वार्थवा के कारण वो दिन रात मेहनत करके गांव के विकास में एक बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा। और यहाँ से जो गांव का विकास होगा, जो मुखिया स्तर से, और उस सब को निगरानी रखने के लिए आप टेक्नोलॉजी का सहारा बहुत सारा चीज़ ले सकते हैं। आपको काम क्या करना है कि वो जो सर्टिफिकेशन इंडेक्स है उसके आधार पर ही आप तय कीजिएगा कि ये बंदा नेक्स्ट बार इलेक्शन लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। अगर ऐसा आप करने में सक्षम हो गए तो जैसे लाल बहादुर शास्त्री देश के अंदर खुशहाली लेकर आए थे, और आप जिसे देश के बाहर पूरा मजबूती से डटे हुए हैं, देश के अंदर भी एक दिन सुधार आएगा और हम लोग खुशहाल ज़िंदगी में जिएंगे। और अभी जो बदतर स्थिति है जिसमें लोग बोल रहे हैं कि खाना अगर मिल रहा है भात दाल और सब्जी तो हम अमीर हैं, उस सब चीज़ से ऊपर उठकर लोग आगे आएंगे और तब हम जानेंगे ये जो विज्ञान है जनजीवन के विकास में योगदान दिया है। तो बस आपसे यही गुजारिश है, जितेंद्र जी मोदी जी को समझाइएगा, और मुझे लग रहा है कि क्लियर रूप से ये समझा दिए हैं। बाकी आपके पास बहुत सारा IAS IPS है सोचने और समझने के लिए, और राष्ट्र के जो एक सच्चा नागरिक है उसके नाते हम ये सुझाव दे रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी कीजिएगा, और अगर कुछ सुझाव आपको देना है तो मन की बात तो आप करवे कर रहे हैं, उसमें भी दे सकते हैं। तो ये रहा मतलब विज्ञान के विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं, और एक सुझाव था जो हम जितेंद्र जी के माध्यम से प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ही ऐसा संभव हो सकता है, वरना आप कहाँ जाएंगे। हम अभी कनाडा में हैं और दिल्ली मंत्रालय में जाने के लिए मुझे परमिशन के लिए पता नहीं क्या क्या कितने चप्पल घिसने पड़ेंगे, पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा संभव है। और ऐसा करने से कोई इसका साइड इफ़ेक्ट दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका अच्छा इफ़ेक्ट मुझे दिख रहा है। और जाते जाते एक महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी रहें, विज्ञान के जरिए जो समाज का अंधकार है, अंधविश्वास है, उसको दूर करने की कोशिश करें, उसको दूर भगाने की कोशिश करें, और राष्ट्र के विकास में, देश के विकास में, दुनिया के विकास में, गांव के विकास में जहाँ भी रहें अपना योगदान दें, खुश रहें, और हमेशा आप पॉजिटिव सोच के साथ इस देश को आगे बढ़ाने में मदद करें। और एक बार फिर से आप सभी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की हार्दिक बधाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।